शांति वार्ता की अपील नक्सलियों ने की। एक बार फिर से यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता की अपील की गई है और विस्तार न्यूज के संवाददाता से एमएमसी के जोन प्रवक्ता ने अपील की है। विस्तार न्यूज के जरिए शांति वार्ता की अपील की है। एमएमसी जोन के सभी नक्सली यहाँ पर हथियार डालना चाहते हैं, यहाँ जोन प्रवक्ता ने कहा है। आपको बता दें, एमएमसी यानी कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर ये जोन बनाया गया है जहां नक्सली प्रवास करते हैं। ये उस जोन के प्रवक्ता ने यहाँ पर विस्तार न्यूज के संवाददाता से बातचीत की है और अब हम आपको ये ऑडियो सुनाएंगे कि बातचीत में क्या बातें निकल कर आई हैं। की गतिविधियों को भी रोके, इनपुट या सूचना के आधार पर बलों को इंगेज ना करें, मुठभेड़ों को रोके। हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजे सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे। दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर ही एक बेहतर माहौल बनेगा और ये संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से एक बेहतर निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि से सुखद और सकारात्मक ही निकल कर आएगा। मैं जोन भर के अपने साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि वे अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक और जहाँ तहाँ उक्त संदेश आप लोगों तक पहुँचने के बाद तुरंत विराम दें। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाएं ताकि ये संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। यही हमारे साथियों के पास एकमात्र बेहतर माध्यम है देश दुनिया की रोज़मर्रा की खबरों को जानने का और डे टू डे ताज़ी खबरों से अपडेट रहने का। इसके अलावा हमारे पास और कोई उन्नत माध्यम नहीं है। हम चाहते हैं कि तीनों राज्य की सरकारें इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों से और कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करने का मौका दें ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकारने की निश्चित तारीख की जल्द घोषणा कर सकें। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त निश्चित तारीख तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी ओर से अनुकूल माहौल बनाए। इस निवेदन पत्र के जारी होने के बाद हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करेंगे। बेहतर है वे रेडियो में ही अगले कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले हमारा ये बयान और अपनी प्रतिक्रिया प्रसारित करें ताकि ये हमारे साथियों तक जितने जल्दी हो सके पहुँचे। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार त्यागने की निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी ये अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बात को तीनों राज्य की सरकार के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम जनहितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर्स से पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच मध्यस्थता करें और हमारे अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात करें। चलिए, इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर रोहित जुड़ चुके हैं लाइव है। रोहित, एक बड़ा जोन के यहाँ पर एमएमसी जोन में सरेंडर करने की बात सामने आई है। इसमें दो पहलू हैं कि अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा, सरकार किस तरह से ये संवाद करेगी अगर सरकार इसको यहाँ पर ऐसा स्वीकार करती है कि संवाद करना चाहिए, और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नक्सलियों ने यहाँ पर विस्तार न्यूज को ही मध्यस्थता के लिए क्यों चुना। बिल्कुल, देखिए, भरोसा है ये चिरायु, और भरोसा इसलिए है क्योंकि एक समय पे जो नक्सली हमसे बात करने को तैयार नहीं होते थे और ये इंटरव्यू पे कहते थे कि हम क्या इनसे बात करेंगे, वो आज पत्र जारी कर रहे हैं। और पत्र जारी करने के बाद में सबसे पहला फ़ोन किसको जारी करते हैं? सबसे पहला फ़ोन वो बस्तर के हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर को करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मध्यस्थता करनी है हमें, और इसके लिए आप जो है वो सारथी बन जाइए। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी बात होती है, और तब होती है जब नक्सलवाद समापन की ओर है। और लगातार, क्योंकि हम लगातार चाहे नक्सलवाद की खबर हो चाहे इससे जुड़ी खबर हो, हर खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं। सीधे मुद्दे की बात शो जो एडिटर इन चीफ हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी जी का है उसमें प्रमुखता से रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भरोसा जताया है कि किसी लाग लपेट के बिना विस्तार न्यूज उनकी बात भी सरकार तक पहुंचाएगा, जैसे ही हम आम लोगों की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये पूरा जो है वो बात करके उन्होंने फोन कॉल से बात की है और ये भरोसा मांगा है। 15 फरवरी तक का समय मांगा है कि 15 फरवरी तक का समय जो है वो दे दिया जाए ताकि वो अपने अन्य कैडर से, क्योंकि एमएमसी अभी सबसे सशक्त कैडर है, और इसी कैडर पे क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा जो कैडर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इनसे संवाद करने की दिशा में क्या कदम बढ़ाती है
ये तो आज स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संवाद की आवश्यकता सरकार को लगेगी कि संवाद होने चाहिए, शर्तें तय की जाएंगी कि किन शर्तों पर जो है वो संवाद होनी चाहिए, और उसके बाद में कोई निश्चित समय अवधि भी जो है वो तय की जाएगी। क्योंकि जो नक्सल प्रवक्ता अनंत की तरफ से पत्र आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, 15 फरवरी तक का उनको समय दिया जाए ताकि वो अन्य जो कैडर उनके जंगलों पे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ बातचीत करने का एक माध्यम जो है अपना संदेश पहुंचाने का वो रेडियो होता है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से ये भी गुजारिश की है कि रेडियो पे वो अपना सरकार का पक्ष जो है और रेडियो पे उनकी जो वार्ता है, पत्र है, उसको एक साथ जारी करे प्रादेशिक समाचार से पहले। तो कुल मिलाकर प्रयास शुरू किया गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा अगर आप समर्पण करते हैं। तो ऐसे में क्या निर्णय निकलता है ये आज देखना होगा। चिरायू जी रोहित, कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि सरकार यहाँ पर चाहती है कि नक्सल यहाँ पर हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े, और उसके लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ सीएम विष्णुदेव साय के आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। 12 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे और छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम साय मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां 12 बजे रायपुर से वो दिल्ली रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही ये कार्यक्रम आपको बता दें दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित जुड़े हुए। रोहित, सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर हैं और आज वो राज्य दिवस, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, वैसे ही राज्य दिवस का कार्यक्रम जो है वो आयोजित दिल्ली में किया गया है, और उसी में शामिल होने के लिए दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से रवाना होंगे, जहाँ पर जो दिल्ली में छत्तीसगढ़ समाज से जुड़े लोग हैं, इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ के बड़े लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर एक कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया जिसमें वो शामिल होंगे और कुल मिलाकर राज्य दिवस की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही उनका रात्रि विश्राम भी आज दिल्ली में होना है। जानकारी ये मिल रही है कि कई पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात तय हुई है। आखिर किसके साथ तय हुई ये तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तो ऐसे में आज शाम को वो मुलाकात भी वरिष्ठ नेताओं के साथ में करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात उनकी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर 2 दिवसीय उनका दिल्ली दौरा है और आज दोपहर 12 बजे वो रवाना होंगे। सबसे पहले राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। जी रोहित, यहाँ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, जहां पर बिहार में एनडीए की जीत को लेकर जश्न जारी है और जेपी नड्डा ने यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के साथ यहां पर नेताओं को आमंत्रित किया। 26 नवंबर को दिल्ली में डिनर होगा। बिहार में प्रचार करने वाले नेता यहां पर शामिल होंगे। कई विधायक, संगठन पदाधिकारी भी यहां पर आमंत्रित किए गए हैं। तो बिहार में एनडीए की जीत का जश्न अभी भी जारी है। जेपी नड्डा ने यहां पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं को आमंत्रित किया है कि 26 नवंबर को वो दिल्ली आए और डिनर में शामिल हो। बिहार में प्रचार में इन नेताओं ने अव्वल प्रदर्शन किया था और कहीं ना कहीं ये सारे प्रदर्शन करने के बाद यहां पर इन सभी नेताओं की जो मेहनत थी वो रंग लाई और बिहार में प्रचार का सफल परिणाम एनडीए को मिला। एक भारी बहुमत से जीत मिली और कई विधायक, संगठन पदाधिकारी को इस डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में किफायती आवास के सपने को साकार करने के लिए राज्य स्तरीय आवास मेला रायपुर के शंकरनगर बीटीआई ग्राउंड से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 23 से 25 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में हाउसिंग बोर्ड की नई आवास योजनाएं, 1% दर पर बुकिंग, ऑन स्पॉट साइट विजिट और बैंक फाइनेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और प्रदेश के सभी आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों की जानकारी भी एक ही मंच पर, एक ही स्टेज पर मिल सकेगी, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गृह निर्माण मंडल कर्ज मुक्त होकर नए उत्साह के साथ अपना काम शुरू किया है और 2004 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए एक किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास देने
देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, अब वो आगे बढ़ रहा है। 3 दिवसीय आवासीय मेला का शुभारंभ हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा और 2060 करोड़ की नई परियोजना का आज लॉन्चिंग हुआ है। इसमें हमारे ज़रूरतमंद लोग अपना आवास बुकिंग कराएंगे और उनको किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण आवास बन के हमारा हाउसिंग बोर्ड देगा। चलिए खबर बलौदाबाजार से है, जहां कमिश्नर ने एसआईआर निरीक्षण किया है। एसआईआर में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर ने सख्ती बरती है और 28 बीएलओ और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। डिजिटलाइजेशन में गति बढ़ाने के यहां निर्देश भी दिए हैं। खरतौरा पलारी तहसील के कुकुदुरी केंद्रों में यहां पर निरीक्षण किया गया, जहां पर ये सख्त एक्शन लिया गया। तो खबर बलौदाबाजार से सामने आ रही है, जहां कमिश्नर ने एसआईआर का निरीक्षण करते हुए लापरवाही बरतने पर सख्ती की है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन कॉल पर अजय यादव जुड़ चुके हैं। अजय, यहाँ बलौदाबाजार में कमिश्नर ने एसआईआर निरीक्षण में सख्ती बरती है और 28 बीएलओ को यहाँ पर नोटिस जारी किया है। क्या कुछ अनियमितता पाई गई थी यहाँ पर? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि एसआईआर की जो अभियान जो चल रहा है, आपको बता दें कि कमिश्नर महादेव कौरे का निरीक्षण बलौदाबाजार में हुआ था कल शाम के समय। और आपको बता दें कि 28 बीएलओ सहित अधिकारी सुपरवाइजर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें मतदाताओं केंद्र और मतदाता सूची के उस डिजिटल गहन में समीक्षा की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत खरतौरा पलारी तहसील कुकुर्दी और आपको बता दें कि कसडोल से 1, बलौदाबाजार से 17 और भाटापारा से 10 बीएलओ को जो है वो नोटिस दिया गया। और कमिश्नर को आपको बता दें कि सामने डिजिटल गति को निरीक्षण में अनियमितता पाई गई, उस कारणवश इनको नोटिस दिया गया। और आपको बता दें मोबाइल के नेटवर्क समस्या को लेकर वाईफाई कनेक्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कांकेर में धर्मांतरित परिवार ने घर वापसी की है। 4 धर्मांतरित परिवारों ने यहां पर मूल धर्म में वापसी की है। 21 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था और सर्व समाज ने पगड़ी पहनाकर यहां पर सम्मान किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कांकेर से, जहां पर 4 धर्मांतरित परिवारों ने अपने वापस धर्म में लौटे हैं। 21 लोगों ने यहाँ पर ईसाई धर्म अपनाया था और सर्व समाज ने यहाँ पर पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान किया। सुरंग 2 ने साधु मिच गांव का ये पूरा मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां एमसीबी जिले की जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत पनेरी में सील किया गया अवैध स्टोन क्रशर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। करीब 11 महीने पहले प्रशासन ने राजस्व भूमि पर बिना अनुमति संचालित क्रशर पर कार्रवाई की थी और उसे सील किया था। मालिक शिवनी कंस्ट्रक्शन पर 13 लाख से अधिक रुपए के जुर्माने लगाए गए हैं और अब इस पूरे मामले में हर तरह से यहाँ पर विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रशर को किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को बेच दिया गया। मौका जांच में इनके द्वारा किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे हमने अवैध उत्खनन का प्रकरण भी दर्ज किया और साथ ही साथ जो है अवैध भंडारण का भी प्रकरण दर्ज करते हुए अवैध भंडारणकर्ता उत्खननकर्ता के विरुद्ध 13,33,500 रुपये की राशि जो है अर्थात हमने इनको अधिरोपित किया हुआ है। और रही बात अगर वो क्रेशर को उस जगह से कहीं अन्यत्र अगर उनके द्वारा हटाया गया है तो उसके संबंध में हम जो है जांच करके जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जगह संचालित किया जा रहा है इसकी जानकारी नहीं है और इस पर जांच करेंगे और उस पर नोटिस की कार्रवाई भी है और यदि अर्थदंड और समझौता राशि नहीं जमा करते हैं तो फिर वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें क्रशर क्षेत्र में जो भी संचालित जो थे कन्वेयर बेल्ट, जनरेटर और इत्यादि, जो भी इसमें प्रतिबंधक जो कार्रवाई होगी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां गरियाबंद जिले के 53 गांवों में 1400 परिवारों की रहने वाली 32,000 आबादी आज भी बिजली की सुविधा से अछूती रह गई है। जहां वन्य प्राणियों की सुरक्षा के खातिर सालों से वन ग्राम में बसे जनजीवन को 21वीं सदी में बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं का अभाव झेलना पड़ रहा है, जिससे उनकी जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां भी आती हैं। 1.5 दशक पहले यहाँ विद्युत विहीन गाँव को रोशनी का विकल्प देने से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा से यहाँ पर जोड़ा गया था, लेकिन शुरुआती 10 साल सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे यहाँ पर ये जो मुहिम थी ये कमजोर होती दिखाई दी और मेंटेनेंस की बारी आई तो यहाँ पर बजट भी रोक दिया गया।
अभ्यारण्य में प्रशासन ने अंडरग्राउंड लाइन बिछाने की शर्त पर विद्युतीकरण की यहां पर सहमति दी है। खड़े हैं, तार लटके हैं और बिजली गायब। शाम ढलते ही आदिम युग में लौट जाते हैं हजारों लोग। जनरेटर शादी की सूची में शामिल, बिजली अब भी सपना। गांव की गलियों में अंधेरा पसरा हुआ है। घरों में जुगनू की तरह टिमटिमाती रोशनी, अंगीठी की रोशनी के सहारे भोजन करते लोग हों या मोबाइल की रोशनी में पढ़कर आगे बढ़ने की चाह रखती बेटियां, इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ विकास के दावे अधूरे हैं। ये तस्वीर एक दो गांव की नहीं बल्कि 53 गांव के 32,000 आबादी वाले आम लोगों की है, जो इस दर्द को झेल रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ झूठा वादा मिला। शाम ढलते ही वो आदिम युग की तरह जीवन यापन करने को मजबूर हो जाते हैं। सवेरा कब आएगा, अंधेरा कब छटेगा, यही सवाल गांव के हजारों लोगों के मन में है। गांव में बिजली तो शुरू से नहीं है, जब से गांव बसा है तब से बिजली नहीं है। और परेशानी कहा जाए तो यहाँ वन विभाग वाले अनुमति नहीं देते, एनओसी नहीं मिलने के कारण बताते हैं और बिजली नहीं लगा है। बहुत परेशानी है हमारे गाँव में। तो शुरू से ही सौर ऊर्जा लगा है, सौर ऊर्जा लगा वो भी नाम भर का है, बैटरी वैटरी सब खराब हो गया है। गांव के हजारों लोगों को शादी विवाह जैसे बड़े आयोजनों की तैयारी की सूची में जनरेटर का अतिरिक्त भार भी शामिल करना पड़ता है। इस क्षेत्र में मौजूद स्कूल, हॉस्टल हो या स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी बिजली की कमी आधी अधूरी वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे दूर करनी होती है। इमरजेंसी प्रसव जैसे हालात में जान दांव पर लगाने को रहवासी मजबूर हैं। संपन्न परिवार के घर में जनरेटर होता है, जिससे कुछ सुविधा तो मिल जाती है, पर इन्हें इसके लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती है। गर्मी के दिन तो 1 घंटा जलता है, ज़्यादा नहीं जलता है, 1-1.5 घंटा जलता है। अच्छा। हाँ। और बारिश में? बारिश में तो कभी कभार आधा घंटा भी जलता है। हाँ। उसके बाद अंधेरे में रहते हैं हम लोग, सोलर के व्यवस्था में रहते हैं हम, जो प्राइवेट खरीदे हैं इसको, उसकी व्यवस्था में जो भी कर रहे हैं। शादी ब्याह के दिन कैसे करते हैं? वो जनरेटर लेके आते हैं हम लोग। 1.5 दशक पहले विद्युत विहीन गांव को रोशनी का विकल्प देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण से जोड़ा गया। शुरुआती 10 साल तो सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे उपक्रम कमजोर होते गए। मेंटेनेंस की बारी आई तो बजट रोक दिया गया। ऐसे में अब शाम ढलने के बाद 2 से 3 घंटे तक कुछ ही गाँव की रोशनी होती है। देख रेख के अभाव में 20 से ज्यादा गाँव में सेवा ठप है। आरवी क्षेत्र के अंतर्गत जो सोच सिस्टम लगे थे वो पुराने तो हैं, उसके पैनल वगैरह के लिए प्रस्ताव हमने भेजा है। और कुछ 12-13 जो प्लांट हैं 107 में से, उनकी बैटरियां भी धीरे धीरे 1-2 बैटरियां खराब हो रही हैं। इसके कारण से उसका जो कार्यशीलता प्रभावित हो रहा है, तो उनका वर्किंग आवर जो निर्धारित समय तक चलना चाहिए वो कम हो गया है। मैनपुर के विद्युत विहीन 34 गाँव में से लगभग 20 गाँव ऐसे हैं जहाँ 132 केवी का लाइन गुजरा है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है इस विकास खंड से दूसरे विकास खंड की ओर गया हुआ है, दूसरे गांव को रोशन कर रहा है। और ये सिस्टम, ये व्यवस्था बताती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी है। हालांकि इसको दूर करने के लिए जब ये इलाका सेंचुरी का था, सेंचुरी के ऑब्जेक्शन के बाद सेंचुरी और विद्युत विभाग में एक आम सहमति बनी थी कि किसी तरह से यहाँ पे ओपन नहीं, अंडरग्राउंड बिजली के तार बिछाए जाएँ। ब्लैकआउट के पीछे वन्य प्राणियों की सुरक्षा का हवाला दिया गया। 2012 में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के अस्तित्व में आते ही विद्युतीकरण की योजनाओं पर विराम लग गया। प्रभावित कुछ गांव में बिजली के खंभे पहुंच गए, तार तक बिछा दिया गया, लेकिन काम रुक गया। अब अभ्यारण्य प्रशासन ने अंडरग्राउंड लाइन बिछाने की शर्त पर विद्युतीकरण की सहमति दी। 2 साल पहले इसके लिए संपूर्ण सर्वे भी हो गया, जिसको अब तक मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में इन गाँव का अंधेरा कब छटेगा, सवेरा कब होगा, अब यही सवाल हजारों गांव वालों को सताया जा रहा है। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ठंड बढ़ने जा रही है। रात के तापमान में गिरावट की उम्मीद है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और यह अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन बाद तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। ये संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने कि 2 दिन बाद तापमान बदलेगा और इसके बाद ठंड जो है उसका प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2 से 3 डिग्री तक यहाँ पारा गिर सकता है और पहाड़ी और उत्तरी जिलों में यहाँ पर ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये खबर सामने आ रही है जहाँ छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी और साथ ही यहाँ पर रात के तापमान में गिरावट की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
और इस खबर पर मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए खैरागढ़ से नितिन भांडेकर और यहाँ अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिलीप का रुख करते हैं यहाँ पर कि दिलीप, अंबिकापुर में कल जो था सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया गया, 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। क्या तस्वीर है वहां की? देखिए, पिछले 2 दिनों तक तापमान का काम शुरू हो गया था, उसके बाद अब तापमान धीरे धीरे आज रात से बढ़ा हुआ है और जो कई इलाके हैं, सरगुजा के जो पठारी इलाके हैं, वहां पे कोहरा और शीतलहर की स्थिति फिर से एक बार बन गई है। ये बताया जा रहा है कि लगातार अभी आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम बहुत तेजी से बदलेगा और जो कड़ाके की ठंड है, जो सरगुजा का जो ठंड कहा जाता है, वो फिर से एक बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आज भी अभी जब सुबह है तब ठंड भी है और कोहरा भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। हालांकि विजिबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है कि लोग रोड में न चल सके। लोग चल रहे हैं, सड़कों में चल रहे हैं, लेकिन लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से लोग आग का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर आग ताप रहे हैं लोग, क्योंकि ठंड है और अभी जबकि 7:30 बज चुका है इस वक्त में, तब भी लोग आग का सहारा ले रहे हैं। ये बताइए कितना ठंड है? बहुत ठंड है, अभी तो आग ताप रहे हैं। हाँ। इतना ठंडा है कि ये सरगुजा में ठंडा बहुत भयंकर ठंडा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। ये देखिए इनका भी करना है। कितना ठंड है, क्या लगता है? बढ़ रहा है। ये देखिए ओस गिर रहा है और ठंड बढ़ता जा रहा है, लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फसल है वो फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो सब्जी वर्गीय जो फसल है उनकी खेती को भी प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि जो मौसम वैज्ञानिक है वो भी कह रहे हैं कि अगर आपकी फसलों की खेती की हुई है तो उसका भी ख्याल रखिए, उसको बर्फ से बचाइए और जो अलग अलग जो टेक्निकल खेती के जो तरीके हैं उसको अपनाइए, क्योंकि अभी यही वजह है कि जब अधिक ठंड पड़ रहा है तो जो सब्जियों की जो खेती है उसको नुकसान पहुंच रहा है और बाजार में भी सब्जी का जो रेट है अभी भी ठंड का कहर जारी है। ये बात समझ में आ रही है और लोगों को यहाँ पर ठंड का यहाँ पर भारी सामना भी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर रुक करते हैं नितिन का। नितिन, ये खैरागढ़ से सुंदर तस्वीरें सामने आई जहाँ पर लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ वहाँ पर तस्वीर अभी सामने आ रही, कितनी ठंड है वहाँ पर और क्या ठंड में कमी महसूस हो रही है अभी? देखिए, चिराई में इस वक्त खैरागढ़ जिला मुख्यालय के पास में एक चाय दुकान है, वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और मैं आपको कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाए कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्वेटर जैकेट पहनकर अपने आप को ढककर यहाँ पहुंचे हैं चाय की चुस्कियां लेने के लिए। और इधर देख सकते हैं चिरायू में दिखाना चाहूंगा कि चाय की भट्टी जो जल रही है वहां पर लोग जो है यहाँ पर आग ताप रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये आग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर आग तापते हैं। कितना ठंड बढ़ा है तो यहाँ पर हम पूछेंगे ठंड का असर कितना है खैरागढ़ में? ठंड का असर काफी है, लोग ठंड में पागल है और लगातार चाय तो चिरायू दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर की आप चारों तरफ देख सकते हैं सभी जैकेट पहने हुए हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ चाय पीने के लिए पहुंच रहे हैं ठंड से बचने के लिए कि कहीं ठंड न लग जाए। और वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने लोग पहुंचे हैं खैरागढ़ में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर चाय की भट्टी के पास हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दिलीप आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां खैरागढ़ में कड़ाके की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और बचाव के लिए लोग यहां पर स्वेटर मफलर और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुबह सुबह यहां पर चाय की दुकान पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां गर्म चाय की चुस्की लेते हुए लोग राहत की सांस ले रहे हैं और वहीं सड़कों पर भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हुई है और इससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, खैरागढ़ से तस्वीरें आई है जहां पर सड़कों पर तो कोहरा है ही और साथ ही लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग यहां पर पूरी तरह से पैक स्वेटर मफलर और कान टोपी पहने हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं, रोजमर्रा के कार में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी कम होने से आवागमन जो है